सुबह सुबह का टाइम था, सबको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की बहुत जल्दी थी। तो एक महाशय अपने घर से निकले, शायद अपनी बीवी से लड़के निकले थे। एक बिजी चौराहे पे जाके वो पहुंचे, रेड लाइट पे रुके, वहां जाम लगा हुआ था। पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे थे, कोई उनकी गाड़ी के बगल में आके उनको घूर रहा था, तो वो बहुत इरिटेट हो रहे थे। थोड़ी देर तो वो अपना पेशेंस संभाल के बैठे रहे, लेकिन फिर उनके इमोशंस ने ओवर स्पीड पकड़ ली और उनका पेशेंस कहीं पीछे छूट गया। और फिर एक दूसरे में गाली गलौज, एक दूसरे को घूरना, और यहाँ तक कि गलती से एक साइकिल वाले ने उनके गाड़ी के मिरर को टच कर दिया, तो वो गाड़ी से उतर के उससे लड़ने लगे और बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट होने लगी। अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसी जाम में थी। फिर मैंने जाके उन्हें याद दिलाया कि शायद आपको ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी, आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तब उन्हें याद आया कि हाँ, एक्चुअली वो परेशान तो इसीलिए थे कि वो लेट हो रहे हैं, लेकिन ये इस माहौल में आके वो भूल ही गए कि वो टाइम पे ऑफिस पहुंचना चाहते हैं। तो ये है रोड रेज। इस तरह का माहौल हम अक्सर रोड पे देखते हैं, हम सभी विटनेस करते हैं। तो आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो इस चीज को लाइव देखते हैं रोज, जो आपको ऑन ग्राउंड डेटा देंगे, आपको बताएंगे कि रोड रेज है क्या। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुनील खेत्रपाल। सुनील जी ने अपनी एक एनजीओ स्टार्ट करी और इस एनजीओ का जो मोटिव था वो था लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर करना। तो इन्होंने एक छोटी सी शुरुआत करी 18 मार्च 2018 को। सबसे पहले इन्होंने सोचा कि लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। तो सबसे पहले हेलमेट अवेयरनेस के लिए उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किए और इसके लिए उन्होंने शुरुआत की छोटी छोटी वर्कशॉप्स के जरिए, और स्कूल में जो 8th क्लास से अबव स्टूडेंट्स थे जो उनको उन्होंने ये अवेयरनेस दी कि उनको हेलमेट लगाना जरूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। तो इस तरह के उन्होंने करीब 45 या 50 स्कूल्स में कैंपेन किए और उनके इस प्रयास को देख के 2019 में 26 जनवरी को उनको और उनकी टीम के पूरे मेंबर्स को अप्रिशिएट किया गया, उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए और इस चीज से उनको बहुत मोटिवेशन मिला और उन्होंने आगे इसी फील्ड में बहुत सारे काम करने की प्लानिंग करी। और इसी प्लानिंग के संग उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और वो टीम आज 15 या 20 मेंबर्स हैं उस टीम में, और वो लोग आगरा के जितने भी बिजी चौराहे हैं उन पे अपना योगदान देते हैं। ट्रैफिक पुलिस होती है, लेकिन पुलिस के भरोसे ट्रैफिक को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ट्रैफिक पुलिस वाला पूरे चौराहे को नहीं देख सकता। तो इनके वॉलंटियर्स ट्रैफिक पुलिस की मदद करते हैं और वहां के ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं सुनील जी से और वो आपको हमारे संग कन्वर्सेशन में बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं की होंगी और वो रोज देखते हैं। वेलकम सुनील जी, आपने अपना बिजी टाइम दिया, थैंक यू सो मच। पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली रोड रेज है क्या। रोड रेज सिर्फ रोड पे दिखाई देने वाला गुस्सा नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है और आप अपने घर से किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में निकले हैं जहां आपका मूड खराब है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ट्रैफिक में आके ट्रैफिक की गतिविधि देख के आपका मूड खराब हो गया, आपको गुस्सा आ गया, या फिर किसी ने बहुत जोर से लगातार हॉर्न बजाया, या किसी ने आपको गाली दे दी या कुछ बोल दिया या आपकी गाड़ी में ठोक दिया। तो इस तरह की चीजें जो है वो रोड रेज को जन्म देती हैं। तो रोड रेज जो है इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लोगों को बीपी के अटैक्स आते हैं, बीपी हाई हो जाता है, क्रॉनिक डिसीजेज हो रही हैं। भावना, आपने बिल्कुल सही कहा और आज हमारे इस सेशन में बहुत ही सही व्यक्तित्व की पर्सन आए हैं जो रोड रेज के बारे में इतना जानते और इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो लीगली मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को, सबको, कि रोड रेज का मतलब क्या होता है। देखिए, रोड रेज मोटर व्हीकल एक्ट जो है, जो ये गवर्न करती है इन सब चीजों, गतिविधियों को, ऑफेंसेस को, तो उसमें एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं है। लेकिन उसके मायने क्या होते हैं कि आप बहुत अग्रेसिवली ड्राइव कर रहे हैं, या फिर आप वायलेंटली ड्राइव कर रहे हैं, या आप किसी को जानबूझ के चेज कर रहे हैं रोड पर, और या फिर आप किसी को हॉस्टाइल वे में कन्फ्रंट कर रहे हैं, किसी के पीछे बढ़ के उसको बहुत बुरी तरह से, जैसे आपने इंसिडेंट बताया था मॉर्निंग में कि वो भाई साहब है, वो अपना ऑफिस जाना भूल के किसी को के पीछे पड़ के उसको बहुत ही अग्रेसिवली सुना रहे थे।
तो ये सारी चीजें, और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, तो ये सारी की सारी गतिविधियां जो हैं मोटर व्हीकल एक्ट में एक ऑफेंस मानी जाती हैं। और अगर कोई भी पर्सन गुस्से में, टेम्पर जब उसका लूज हो जाता है, जब उसका बीपी शूट अप हो जाता है, या वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बहुत सारे रीजन से, तो वो किसी दूसरे रोड यूजर को, उसकी लाइफ को, उसके लिम्ब को, उसकी प्रॉपर्टी को अगर क्षति पहुंचाता है, तो फिर उसने ये ऑफेंस करा है। और इसके अलग अलग प्रोविजंस है, अलग अलग इसके पनिशमेंट्स है। मिनिमम पनिशमेंट आपका जो है 1000 रुपये फाइन है, और मैक्सिमम जो है अगर डेथ हो जाती है किसी की, तो उसमें तो फिर बीएनएस के प्रोविजंस, जो कि भारतीय न्याय संहिता है, जो पहले आईपीसी था, उसके प्रोविजंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड भी लग जाते हैं। जी आप बताइए कि मतलब आपसे मैं पूछना चाहूंगी आपका टेक, ये रोड रेज क्यों होता है, लोग कंट्रोल क्यों खो देते हैं? रोड रेज का कई सारे कारण हैं, कुछ चीज़ें आपने बताएं, कुछ आपने भी डिस्कस किया उनके बारे में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोड रेज में आती हैं। जनरली आजकल क्या हो गया है कि ईगो प्रॉब्लम आ गई है लोगों के अंदर, ईगो हो गया है, पॉलिटिकल हो गया है, प्लस क्या होता है कि जो नए नए बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं तो उनको छोटी छोटी बातों पे बड़ा एकदम से इरिटेशन होता है, एकदम गुस्सा आता है। अब आप रोड साइड में चल रहे हैं, आपने हॉर्न बजाया, पीछे वाले ने आपने साइड नहीं दे पाया किसी कारण से, तो आगे जाके आपकी गाड़ी के आगे जाके लगा देगा कि अपना पावर दिखाने के लिए, देखिए मैंने साइड मांगी, उसका तुमने साइड नहीं दी। तो एक बहुत बड़ा, जब हम एक्सप्रेस वे हाईवे पे चलते हैं तो एक बहुत बड़ा रीजन होता है ये। और इस चक्कर में, छोटी छोटी बातों के चक्कर में जब बहसबाजी होती है तो फिर कई बार हाथापाई की नौबत आ जाती है। आपने सही कहा कि बिल्कुल डेथ की भी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आजकल जो मैंने देखा है अपनी गाड़ी में बेसबॉल का डंडा लेके चलते हैं, कुछ लाठी लेके चलते हैं, और इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो एक दूसरे पे मार कुटाई की नौबत आ जाती है। तो ये एक बहुत गंदा चालू हो गया, सिस्टम चालू हो गया है। एटलीस्ट रोड रेस जो है बहुत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें किसी की ऐसे जानबूझ कर कोई नहीं कर रहा है। यदि साइड नहीं मिल पा रही है, अब लगातार प्रेशर दे रहे हैं, हो सकता है सामने वाला जो गाड़ी चला रहा है, जिसको ओवरटेक कर रहे हैं, किसी और माइंडसेट में बैठा हो, तो वो थोड़ी देर में जैसे उसको लगता भी है तो साइड दे देता है। लेकिन इतना लोगों में टाइम नहीं है, गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका है आजकल छोटी छोटी बातों में। आप देखते होंगे, चाहे वो फैमिली मैटर हो, चाहे वो रोड पे चलने वाला हो, चाहे कोई भी छोटू हो, तो जरा सी बात जो है बहुत बड़ी बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है रोड रेस का। और सेकेंडली यदि हम सिटी की बात करते हैं तो भावना जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हॉर्न बजा रहे हैं, पीछे रेड लाइट हो गई है, यदि येलो लाइट पे भी किसी को रोक रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोग ट्रैफिक पे काम करते हैं, तो येलो लाइट पे भी बोल रहे हैं, तो वो दिखाता है हमें कि देखिए येलो लाइट हो गई तो मेरे को जाने दीजिए। नहीं जाने पे वो खिड़की खोलता है, फिर बुलाता है हमें कि आप आइए, और ये क्या तरीका आपका बोलने का, रोकने का। तो ये सब चीजें रोड रेस में भी आती है, फिर बहसबाजी हो जाती है, फिर हमें भी लगता है कि यार हम क्यों इस टाइप के जो है, लेकिन क्या है कि काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, तो सब चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं। लेकिन यदि इन्हीं चीजों पे हम लोग बहसबाजी करेंगे तो फिर हमारा भी शायद टाइम और सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे स्कैंडल वाले केसेस लाना चाहती हूँ जो हिट एंड रन इंडिया ने भूले नहीं है, हिस्ट्री गवाह है उसकी। तो उसमें सबसे पहला केस तो है सलमान खान का हिट एंड रन केस, जो 2002 में हुआ था। और वो जब कार ड्राइव कर रहे थे, वो डायरेक्ट अपनी कार को उन्होंने बेकरी पे मुंबई की टक्कर मारी, और उसमें एक पर्सन मर गया, तो अब बहुत सारे लोग इंजर हुए थे। तो ऐसे ये केस काफी सुर्खियां इसने बटोरी थी, और इसमें जो है काफी मीडिया टेंशन तो था ही, प्लस काफी लंबा चला है। और मैं बताना चाहूंगी कि इसकी अपील जो है वो अभी तक पेंडिंग है। इसकी बहुत ही सीरियस पब्लिक स्क्रूटनी हुई है, और सलमान खान को लोगों ने बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया है, बिकॉज वो ही इज नॉट गॉड, ठीक है, ही इज अ हीरो और मे बी लव्ड बाय मिलियंस, बट स्टिल ही इज नॉट गॉड। और अगर आपने किसी को नशे में, अपने वेल्थ के नशे में अगर किसी को मारा है, तो वो पर्सन है, उसकी जान गई है, देयर इज अ क्राइम दैट हैज बीन कमिटेड, तो उसका हर जाना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। दूसरा एक और केस जो बहुत ही चर्चा में आया था, वो दिल्ली का BMW केस, जिसको हिट एंड रन केस भी कहा गया है, संजीव नंदा का केस था, जो कि उसने यहाँ पे उसमें 3 पुलिस ऑफिसर्स को भी मारा था, टक्कर लग गई थी, और लोधी कॉलोनी में हुआ था ये केस, और इसमें 6 लोग मर गए थे। तो ये गिरफ्तार हो गए थे,
1999 का मैटर है और 2008 में इनको बरी करा गया, एक्विटल हुआ, काफी इसमें लीगल बैटल्स हुए, फिर से रीट्रायल हुए और मीडिया अटेंशन तो था ही, बट 2008 में इनको 9 साल सजा काटने के बाद इनको बरी करा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जेल टर्म कम कर दी थी क्योंकि इन्होंने काफी समय कोर्ट जो है जेल में बिताया था। तो छोड़ा तो इनको भी नहीं गया, मतलब अमीर ज़ादे को। और तीसरा जो बहुत ही अभी चर्चा में आया है, जो हम आपसे बात भी करना चाहेंगे, जो रीसेंट केस है वो है पुणे का पोर्श केस। तो उसमें ये हुआ था कि वेदांत अग्रवाल 17 साल का माइनर बच्चा, उसको उसके पेरेंट्स ने पोर्शे दी और वो चला रहा है और वो अनरजिस्टर्ड पोर्शे कार थी और उसने 2 मोटर बाइक राइडर्स को मार दिया, हिट कर, बिल्कुल। और इस केस में ये इसलिए चर्चा में आया सोशल मीडिया पे क्योंकि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हुआ गया, उसके साथ भेदभाव हुआ गया और एविडेंस के साथ फिडल किया गया, एविडेंस को जो है बखूबी टैंपर किया गया और वो केस अभी भी चल रहा है। ये जो बच्चा है क्योंकि माइनर है, तो अगर माइनर, एक तो पेरेंट्स को, माइनर्स को, बच्चे जो एज ऑफ मेजॉरिटी नहीं होती है, जिनकी 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको 4 व्हीलर नहीं देने चाहिए, 2 व्हीलर भी नहीं देने चाहिए। दीज आर नॉट टॉयज, ओके, दिस कैन प्ले विद द पीपल्स लाइफ। एक तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है लोगों से, इसलिए ये केस बहुत सुर्खियां इसमें बटोरी है। फिर वो ये बच्चे अगर कुछ क्राइम करते हैं तो जो मुख्य न्यायालय है, मुख्य जेल है, वहां पे नहीं जाते, अडल्ट वाले जेल में नहीं जाते हैं। इनके केसेस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत होता है। तो वहां पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इस बच्चे से बोला गया कि ऐसे लिखो। तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज रिडिकुल्ड बाय सो मेनी ऑन सोशल मीडिया और इनको ऑब्जर्वेशन होम में भेजा गया। फिर इनकी मदर को भी अरेस्ट किया गया है, अभी उनकी मदर को भी बेल मिल गई है और ये केस अभी पेंडिंग है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने 3 केसेस बताए आपको, 3 कैटेगरी के केसेस बताए हैं। आप मुझे बताइए सुनील जी कि रोड रेज आपके नजरों में और आपके एक्सपीरियंस से कौन सी एज ग्रुप के लोगों में ज्यादा कॉमन होता है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो जो आपने पोर्शे वाली कही, देखिए आजकल के मोटर व्हीकल एक्ट जो नया लागू हुआ उसमें क्या है कि यदि माइनर जो है वो किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट में पाया जाता है तो उसके पेरेंट्स भी उतने ही ऑफेंस है उसमें, तो उनको भी सजा होती है। अब ऐसा नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या है कि पेरेंट्स भी जोश जोश में बच्चों को दे देते हैं, तो बच्चे अपनी जिद के चक्कर में ज़्यादा परिवार से लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। इस बारे में आपने जो पूछा कि किस एज ग्रुप में करते हैं, जनरली ये आप, क्योंकि अब 2 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक आ गए हैं, सब इस टाइप के आ गए हैं, तो 16 साल का बच्चा भी अब चलाने लग गया है, 16-18 वाला इजीली चला रहे हैं, लड़कियां चला रही हैं उस चीज़ को। तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप से रहा है, क्योंकि पिछले 7 साल से हम लिटरली सड़क पे पब्लिक के साथ ही काम कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं उसमें। जो यंग एज होती है, से मान लीजिए 18 से 25 साल के बच्चे को मान लीजिए, जो एक कोचिंग गोइंग स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो उनका एक डिफरेंट सा एटीट्यूड है रोड पे काम चलने का। वो आपकी नहीं सुनेंगे, लाइट जंप करनी है तो करेंगे, आपने कुछ बोला तो पीछे से मुड़ के आपको गाली और देंगे। लिटरली हम लोग फेस करते हैं, प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि पुलिस वाले इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हम जब काम करते हैं तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, तो गाली देके हमें निकल जाते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद आता है 25 से 35-40 वाला सेगमेंट आता है, जो कार के लेवल का होता है, जो गाड़ी 4 व्हीलर वाला ड्राइव करने वाला होता है। 4 व्हीलर ड्राइव वाला वो अपनी, शायद उसे अपनी ईगो पे आता है कि इन्होंने बीच में मेरे को टोका कैसे, मेरे को रोका कैसे। यदि रेड लाइट किसी कारण से खराब है और येलो लाइट, ब्लिंक लाइट पे ट्रैफिक चल रहा है, तो हम देखते हैं कि पहले करीब 25-50 मीटर कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, तो हम लोग उससे रेड सिग्नल दिखाने लगते हैं, अपनी जो हमारे पास बैटन लाइट्स है, तो हम दिखाने लगते हैं कि इससे स्लो हो जाओ, क्योंकि बैटन लाइट्स सिग्नल लाइट्स काम नहीं कर रही है, तो हमारी लाइट से रुक जाइए। तो उन्हें इस चीज को बड़ा ईगो फील होती है कि आप क्यों रोक रहे हैं मेरे को, येलो लाइट है, मेरी मर्जी, मैं निकलूंगा। लेकिन उस चीज को नहीं करते कि हम लोग ऐसे उन्हीं के बीच में से निकले हुए इंसान हैं, उन्हीं के साथ वाले हैं, भी एक अपने शौक के लिए या कह लिए समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ हमें अच्छा लगता है काम करना इस टाइप का, कि लोगों की जान बच जाए किसी कारण का। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है 35-40 साल की एज में। और मैं ये थोड़ा सा एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा राजनीति भी आती है, कि यदि किसी ने पीछे अपने किसी भी पार्टी का नाम या अपना लिखवा लिया, आजकल छोटी सी भी एक एरिया का भी बंदा होगा ना, तो पीछे स्टिकर लगा होगा कि मैं इस एरिया का भी, चाहे वो उसकी विधायकी में भी नहीं आता होगा उस एरिया, तो वो भी पीछे लिखवा लेता और आगे लिखवा लेता है।
तो उसको इतनी ईगो होती है कि वो भैया देख रहे हो ना, इशारा करता है, इशारा करता है मैं कि देख लीजिए, रोकने का मतलब। तो इस टाइप के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और खासकर जब आप हाईवेज पे चलते हैं ना, कम से कम सेफर साइड एक आप डैश कैम लगवा लीजिए, कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए रहेगी। कल को कोई बात होती है तो एविडेंस होनी चाहिए एक सामने के लिए, क्योंकि आजकल के टाइम में इतना स्पीड इतनी बढ़ गई है, एक्सप्रेसवे जैसे बने हैं, तो 120 140 कॉमन हो गई है, जबकि 80 90 पे आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो गाड़ी कंट्रोल में रहती है। तो जरा सा भी जरा इधर उधर हुआ तो गाड़ी के एक्सीडेंट के चांसेस बन जाते हैं। वो अभी मैं एक छोटा सा इंसिडेंट और शेयर करना चाहूंगा। मेरी वाइफ और मेरा बेटा, मेरी वाइफ फरीदाबाद गई थी किसी काम से, तो बेटा जो था रास्ते में लेता हुआ है, तो वाइफ और बेटा दोनों आ रहे थे, तो नेशनल हाईवे से आ रहे थे। तो दिल्ली का क्रॉस, फरीदाबाद क्रॉस करने के बाद शायद कोसी के आसपास कुछ हुआ होगा, वो लोग अपनी रोड पे आ रहे थे। इतनी देर में लेफ्ट साइड से बस ने ओवरटेक किया उन्हें, लेफ्ट साइड से बस ने, क्योंकि वो 80 90 की स्पीड पे चलाता है, हमने उससे कह रखा है। इधर बस ने ओवरटेक किया, इधर से एक और गाड़ी आई राइट साइड में, बिना हॉर्न दिए गाड़ी ने उसको ओवरटेक किया। अब दोनों तरफ गाड़ियां आ गई, यदि वो बस की तरफ जाता तो ज्यादा नुकसान होता, तो उसने रोड साइड में कार की तरफ अपनी गाड़ी करी, तो गाड़ी टच नहीं हुई है। इतना बचाव रखा है कि गाड़ी में 2 4 इंची का फर्क पड़ गया, गाड़ी टच नहीं हुई, बस तो निकल गई। अब उन्होंने आगे जाके उसके आगे गाड़ी लगा दी, थोड़ा सा आगे गए क्योंकि वो स्पीड में थे तो गाड़ी लगा दी आगे, तो बेटे ने भी साइड में कर ली गाड़ी। उसमें 3 4 लड़के उतरे और बदतमीजी से बात करने लगे, तो वाइफ को भी रेडिएशन आ गया, थोड़ा लेडीज के होते गए, तो उन्होंने बदतमीजी फिर थोड़ा सा कंट्रोल किया। तो रीजन ये रहा कि गलती बीच वाले की नहीं थी। अब आपने बिना हॉर्न दिए गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो, उसके बाद आके दूसरे को कह रहे हो कि तुम्हारी गलती है और तुम इसे साइड में क्यों ले आए। तो ये छोटा सा रोड रेज का, ये भी रोड रेज का एक कारण है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे नहीं होनी चाहिए, और इसमें मैं समझता हूँ कि आजकल इतना, शायद ईश्वर सबका अच्छा रखे, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। यदि मैं एक्सीडेंट्स की कहूँ तो 2022 में हमारे एक्सीडेंट डेथ जो थी वो लगभग 1,45,000 करीब की डेथ थी। मतलब आप एवरेज लगाइए, हर 4 मिनट में एक एक्सीडेंटल डेथ, और 2024 में यही 1,60,000 हो गई। मतलब किसी भी बीमारी से हिंदुस्तान में एक्सीडेंटल की डेथ ज्यादा है। यदि डेंगू को ले लिए, कोरोना में भी इतना नहीं आया है जो हम एवरेज लगाते हैं। तो ये एक गलत सिस्टम जा रहा है कि अब बच्चा घर से निकलता है तो डर लगता है, या पेरेंट्स भी घर से निकल रहे हैं तो एक डर दिल में बैठ रहा था कि ईश्वर ना करे कोई ऐसा बात हो। तो ये सब चीजें होती हैं। तो इस साइड में थोड़ा एग्रेशन ज्यादा हो रहा है आजकल के टाइम में, बच्चों का अलग होता है और बड़ों का अलग है। स्टडीज भी बताती हैं, जैसा कि सर ने हमें बताया स्पेसिफिक एज ग्रुप्स के लिए, तो स्टडीज के हिसाब से जो 19 से 39 साल वाला जो एज ग्रुप है, ये वाला वो एज ग्रुप है, वहां से स्ट्रेस शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जोन में आ गए हैं, है ना। तो इंसान जब एक स्ट्रगलिंग फेस में होता है तो उसको छोटी छोटी सी चीजें भी बहुत स्ट्रेस दे जाती हैं। तो अब तो हमारे लाइफस्टाइल में इतने सारे चेंजेस हो गए हैं, हम देख रहे हैं बिहेवियर में लोगों के इतने चेंजेस हो रहे हैं, लोग एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, इम्पल्सिवली रिएक्ट करने लगे हैं, किसी भी चीजों के बारे में सोच समझ के कभी भी उन पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हमेशा गुस्से में ही जवाब देते हैं ज्यादातर। तो ये वाला जो एज ग्रुप है, इनमें इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा देखे गए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्ट्रेस्ड जोन में होते हैं, और जब रोड पे उनके संग इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यूजुअली हम लोगों को ऐसा बोला जाता है कि गुस्सा जो है एक नेगेटिव इमोशन है, जबकि गुस्सा नेगेटिव इमोशन नहीं है। गुस्सा अपने प्राइमरी स्टेट में बहुत पॉजिटिव है। गुस्सा हमें एक सिग्नल देता है कि आपके संग कुछ गलत हो रहा है और आपको इस पर रिएक्ट करने की जरूरत है। अब आपका रिएक्शन आप कैसे देते हो कि आपके हाथ में है, आप उसको कैसे प्रोसेस करते हो। हम इंतजार करते हैं कि जब गुस्सा एक्सट्रीम में पहुंच जाए तब हम उसे एक्सप्रेस करें। यूजुअली जब हमारे संग कोई चीज होनी शुरू होती है, हमारा गुस्सा जब बढ़ना शुरू होता है, तो हमारी एक लिमिट होती है। तो हम अगर उस लिमिट से पहुंचने से पहले अपने उस गुस्से को शांतिपूर्वक एक्सप्रेस कर दें, जिसने हमारे संग गलत किया है, हम उसे जाके ये चीज बता दें बहुत शांति से कि आप मेरे संग ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो आप इसे चेंज कर लें। तो हो सकता है वो सिचुएशन वहीं पे टैकल हो जाए। लेकिन हम लोग वो नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि गुस्सा हो रहे हो, सोचो मत ज्यादा, भूल जाओ इस बारे में, बात ही मत करो, इग्नोर कर दिया जाता है। तो वो जो इग्नोरेंस है ना, वो एक्सट्रीम में जाके आउटबर्स्ट के रूप में निकलता है, क्योंकि हमने उसको एक नेचुरल वे में एक्सप्रेस ही नहीं किया। हम इंतजार करते हैं कि जब एक एक्सट्रीम सिचुएशन आएगी तब वो अपने आप एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि जब एक्सट्रीम में सिचुएशन आई है उस वक्त आप कंट्रोल भी करोगे ना कि मैं नहीं बोलूं, तो आप नहीं कर पाओगे,
फिर तो वो एग्रेसिवली इतना ज्यादा निकलता है कि सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। तो ऐसे ही जो लोग ऑलरेडी घर से स्ट्रेस लेके निकलते हैं, वो सड़क पे उनके संग कोई छोटी सी भी घटना हो जाती है तो वो अपने घर वाले गुस्से को सड़क पे निकाल देते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे झगड़े होते हैं। और ये वाला जो एज ग्रुप है, इसमें हॉर्मोन्स भी, जो टेस्टोस्टेरोन जो उनका होता है वो हाई लेवल पे होता है, तो उसकी वजह से भी ये लोग एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं। क्योंकि मेल्स के संग ये होता है, अगर मेल्स को थोड़ा सा भी कोई एक्साइटमेंट हो, चाहे वो अच्छी चीज के लिए क्यों ना हो, उनकी वॉइस लाउड हो जाती है। आपने यूजुअली नोटिस किया होगा, जब क्रिकेट मैच में छक्का लगता है या बाउंड्री लगती है, कैच पे कोई अपोजिट टीम का मेंबर आउट हो जाता है, तो आदमी लोग बहुत जोर से चिल्लाते हैं। कई लोगों के तो फेस पे एग्रेशन दिखाई देता है। तो वो वाला जो मोमेंट होता है वो एग्रेशन नहीं होता है, वो उनका अपना एक्साइटमेंट दिखाने का तरीका होता है। लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से उनकी वॉइस जो होती है लाउड हो जाती है, तो सबको ऐसा लगता है कि वो एग्रेसिव हो रहे हैं। तो ये आदमियों का एक अपना एक्सप्रेशन दिखाने का तरीका होता है और ये नेचुरल होता है। तो ऐसे ही जब उनको कोई चीज बुरी भी लगती है ना, तो उनकी वॉइस लाउड हो जाती है। तो सड़क पे अगर उनको किसी ने कोई छोटी सी भी बात कह दी और उनको बुरी लग गई, उनके ईगो पे बात आ गई, तो वो उस चीज को बहुत लाउडली एक्सप्रेस करते हैं। तो और सामने वाला भी हो सकता है किसी और मोड में हो, तो वो भी उस चीज को बहुत गलत तरीके से रिएक्ट करता है। तो वो दोनों का जो रिएक्शन होता है ना, वो मिलके सिचुएशन को बहुत वर्स बना देता है। कई बार हाथापाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, और ऐसी नौबत आ जाती है कि दोनों को थाने ले जाना पड़ता है। फिर वो दोनों ये भूल जाते हैं कि वो किस इंपॉर्टेंट काम पे घर से निकले थे। बस बिल्कुल सही बात है ना। और उसके बाद हम आते हैं, एक टायर्ड बंदा है जो अपनी जॉब से रिटायर हो गया, वो हो सकता है घर के किसी काम से सड़क पे निकला हो, उसका मूड खराब नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में आदमियों को बचपन से ही जो सप्रेशन वाला माहौल दिया जाता है ना, तो अगर आप आदमियों से यूजुअली बात करोगे, उनसे पूछोगे, तो 90% आदमियों के अंदर से आपको ये पता चलेगा कि उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि उनको ऐसा लगता है कि कोई हमें पावरफुल नहीं मानता है। और आदमियों को बचपन से, क्योंकि एग्रेशन दिखाना उनके लिए नॉर्मल है, हम बोल देते हैं कि आदमी तो गुस्सा दिखाते हैं, औरतों को हम डांट देते हैं कि नहीं तुम्हें गुस्सा नहीं दिखाना है, आदमी तो ऐसे होते हैं, आदमियों को तो गुस्सा दिखाना चलता है। तो वो नॉर्मल चीज नहीं है। आदमी जब अपना गुस्सा दिखा रहा है तो वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर जा रही है। क्योंकि उसको बचपन से यही सिखाया गया है कि गुस्सा दिखाने का मतलब है किसी को कंट्रोल करना, डोमिनेट करना। आपने अगर किसी को डोमिनेट कर लिया अपनी पावर दिखा के, मतलब आपने अपना अस्तित्व प्रूव कर दिया। जबकि अगर देखा जाए तो मैस्कुलिनिटी इसके अपोजिट बहुत अलग है। मैस्कुलिनिटी आदमियों में एक सॉफ्टवेयर वर्जन भी होता है। मतलब अगर हम मैस्कुलिनिटी को डिफाइन करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं, आपको उनको वो चीजें प्रोवाइड करनी है जो वो डिमांड कर रहे हैं आपसे, जो उनको चाहिए। वो नहीं जो आप उन्हें जबरदस्ती दे रहे हो कि नहीं मैं तुम्हें ये कह रहा हूं करने के लिए तो तुम्हें यही करना पड़ेगा क्योंकि मैं मर्द हूं, अगर तुमने नहीं माना तो मेरी मर्दानगी पे बात आ जाएगी और फिर मैं गुस्सा दिखा के तुम्हें डोमिनेट करूंगा। तो वो उनको एक नॉर्मलाइज वे में सिखा दिया जाता है बचपन से। तो वो सड़क पे भी अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है ना, तो उनको लगता है कि अच्छा तू अपने आप को मुझसे पावरफुल समझ रहा है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो वहां पे वो रिटायर्ड इंसान है ना, वो अपनी एज भी भूल जाता है क्योंकि उसके अंदर पूरी जिंदगी का वो भरा हुआ है। तो वो निकल के आता है कि मेरे घर वाले भी मुझे पावरफुल नहीं मानते, वो भी मेरी बात नहीं मानते, ऑफिस में मेरी बात किसी ने नहीं मानी, अब रोड पे भी तू मुझसे यही करेगा। तो वो अपना एग्रेशन वहां भी दिखाते हैं। आता है, बात सही है ना। तो ये हम लोगों को, जब अगर हम सुपरफिशियल लेवल पे, सपोज मैं अगर उस सिचुएशन में पहुंच जाऊं, तो मैं तो यही सोचूंगी कि दोनों में आपस में कोई बात हुई होगी इसलिए झगड़ा हो रहा है, लेकिन वो बात उस सिचुएशन की वजह से नहीं होती है, वो कोई पुराना ही भरा हुआ वो होता है जो निकल के आता है। हाँ, और ये ज्यादातर आदमियों में ही देखा जाता है ना। यदि आप ऑफिस में पूछे किसी का मूड खराब है तो आदमी कहता है कि क्या घर से लड़के आए हो क्या? हाँ, कोई रीजन। हाँ, कि मतलब कहीं ना कहीं दिख जाता है कि इंसान के ऊपर कि कोई बात हुई है तुम्हारे साथ में। तो वो या तो ऑफिस में गुस्सा निकालेगा अपना किसी के ऊपर,
या कहीं ना कहीं गुस्सा निकालेगा। बिल्कुल, क्योंकि गुस्सा जब तक निकलेगा नहीं, भरता रहेगा, वो आपको परेशान करता रहेगा और आप इरिटेटेड रहोगे तो आप किसी और चीज पे निकालोगे, या तो आपकी परफॉर्मेंस हिंडर होगी, बिल्कुल आपका काम सफर करेगा। और ये मैंने पहले भी ये फैक्ट कई बार बताया है कि अगर एक आदमी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा होगा, उसे किसी चीज का स्ट्रेस होगा घर में, तो उसका काम सफर करेगा और उसको रिलेशनशिप की टेंशन नहीं होगी कि मेरे घर में जो पंगा चल रहा है वो मेरे को सॉल्व करना है, उसको टेंशन ये होगी कि मेरा काम सफर कर रहा है। क्योंकि आदमी टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, उनको पहले काम मैटर करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, उनके लिए ग्रोथ ज्यादा मैटर करती है। तो यही चीज हम सड़कों पे भी देखते हैं, आदमियों को ये लगता है कि अगर मुझे किसी ने डोमिनेट कर लिया तो मुझे तो अब कोई पूछेगा नहीं, घर वाले वैसे ही नहीं पूछ रहे थे और यहाँ भी ये हो गया तो मतलब मैं तो फिर किसी काम का ही नहीं रहा, फेलियर हो गया। तो इस चीज की वजह से वो लोग बहुत रिएक्ट करते हैं और ज्यादातर हमने आदमियों में ही देखा है, औरतें इतना रिएक्ट नहीं करती हैं सड़क पे। वो कभी कभी करती भी है तो थोड़ा बहुत वर्बली कुछ बोल दिया, एक आध गाली दे दी, घूर के दिखा दिया। एक्चुअली क्या है, वो जब गाड़ी में होती है ना, हाँ। तो गाड़ी के अंदर ही बोलती हैं। हाँ। तो बाहर शीशा खोल के नहीं बोलती हैं, हाँ। अंदर ही बोलती हैं। वो जो कुछ बोलना है, ऑटो वाला भी टकराएगा, जैसे टकराया ऑटो वाला, एक डर है। अभी मेरी वाइफ, मतलब परसों की बात है, वाइफ गाड़ी बहुत कम ले जाती है क्योंकि जब से मेट्रो का हुआ तो गाड़ी ऑलमोस्ट नहीं चलाती है। अब क्या है कि वो दीवानी से भगवान टोकी चाहे, बेटी भी साथ में थी, बेटी बड़ी हो गई तो बेटी साथ में थी। अब वो इधर से गाड़ी वाला निकल रहा है, इधर से गाड़ी वाला है, ऑटो वाला निकल रहा है, अब वो बार बार अंदर चिल्ला रही है। अब बेटी घर पे आके कहती है पापा मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मैं क्यों? अरे हर समय गुस्सा करती है, इधर से ऑटो वाले गुस्सा, इधर से ऑटो वाले गुस्सा, अब मुझसे चिल्लाती है। ये एक्चुअली एक साइकोलॉजी है, जो भी ड्राइविंग सीट पे बैठता है उसको गुस्सा आता ही जाता है। ये बात मुझसे मेरे बेटे ने भी कही थी, जब उसने गाड़ी चलानी सीखी ना, तो एक दिन मैं उसके संग जा रही थी तो उसने मुझे ये बात बोली कि मुझे अब समझ में आता है कि पापा इस सीट पे बैठ के गुस्सा क्यों करते। एक और छोटा सा इंसिडेंट है, मैं अकेला था, जैसे ही मैं स्कूल सदन क्रॉस किया तो राम रघु के बराबर से जो रोड आ रही है, मेरे आगे आगे एक सरदार जी चल रहे थे, बेचारे होंगे 65-70 की एज में, स्कूटर पे चल रहे थे। उधर से एक लड़का आता है रॉन्ग, मतलब राम रघु से बहुत स्पीड से आता है और सरदार जी के पास से निकलता है। सरदार जी ने इससे कहा ऐसी क्या बात है, मैं उनके ठीक पीछे चल रहा था, तो उसे रोक के, सरदार जी को रोक के कहता है चलाने की तमीज नहीं, इस उम्र में नहीं चलाया जाता, तो अब घर पे बैठिए। अब लड़का इतनी बात कहते, उसने 2 शब्द और बोले, शायद वो बोलने लायक नहीं है, वो शब्द और बोले और सरदार जी बेचारे साइड में आ गए। मेरे को खुद इतनी बुरी तरह फील हुआ, मैं उनके पास रुका, स्पेशली रुका क्योंकि सेंटिमेंट्स होते हैं अपने अपने, ठीक है ना। तो मैं उनके पास रुका, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, जो बोल गया सो बोल गया, आप इस पे दिल में मत लीजिए, क्योंकि अब वो चला गया, अब उसमें बहस करने का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन फील मेरे को हुआ, तभी मैं रुक के आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हो सकता है उनके दिल पे कितना चुभा हो कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो बेचारे साइड में आके तुरंत आंसू आ गए थे उनके। तो और एक बेटे जैसी उम्र का बच्चा बोलता है। कोचिंग वाले जो आपने 18 से बात करी, तो कोचिंग के जितने बच्चे हैं आजकल के टाइम में, ये वास्तव में इतना गलत बिहेव करते हैं। इन्हें रेड लाइट जंप करना, बदतमीज से बात करना, शायद मैं तो लिखता भी हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएं कि चौराहे पे कैसे बात करी जाती है, किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, थोड़ा उनको सेंसेस भी समझाएं, सामाजिक भी दायरा उनका बढ़ाएं। चलिए आगे हम इस पे बात करते हैं कि लोग एक्चुअली कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते अपने गुस्से पे, क्या इसके रीजंस क्या होते हैं। तो कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस तो होते हैं, घर का स्ट्रेस, काम का प्रेशर, और ये कह लीजिए कि अब हमारा जो ट्रैफिक सिस्टम है बहुत खराब हो गया है, रोड्स बहुत खराब हैं, है ना, तो उसकी वजह से अक्सर हम लोग लेट हो जाते हैं क्योंकि जाम लगे रहते हैं। और हम लोग यूजुअली जब घर से निकलते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि अगर मुझे 10 बजे पहुंचना है और 15 मिनट का मेरा डिस्टेंस है तो वो ही लेके चलते हैं। तो अब हमें थोड़ा सा चेंज ये करने की जरूरत है कि हम 15 से 20 मिनट का मार्जिन लेके चलें कि अगर रास्ते में कहीं हमें ट्रैफिक मिल जाएगा तो हम कवर कर लें, हम लेट ना हो, क्योंकि टाइम पे पहुंचना जरूरी है। क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंच रहे हो, आप लेट हो रहे हो, आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, तो दिमागी टेंशन बढ़ रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप किसी और को नहीं कंट्रोल कर सकते हो, आप सिर्फ अपने आप को ही चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। तो आप चाहे ये सोच लो कि आप दूसरों को बचाने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। तो ये एक चीज लोगों को करने की जरूरत है। और दूसरा, कई बार लोग, जैसे सामने वाले ने मान लीजिए टक्कर मारी, हो सकता है उसने भी गलती से
कर दिया हो होता सकता है उसके पीछे किसी ने उसको मारा हो। ये चीज मेरे संग भी एक आध बार हो चुकी है कि मेरे एक्टिवा में पीछे से किसी ने ठोका क्योंकि आप उसको आगे पीछे से किसी ने ठोका। ना, होता है, तो तो कॉमन है। उसकी गलती नहीं है, लेकिन अब अगर मैं उसको अपने उस पे ले जाऊं कि नहीं तूने जानबूझ के मुझे इंसल्ट करने के लिए या मेरा नुकसान करने के लिए किया, तो फिर तो बात खराब हो जाएगी। जानबूझ के जनरली कोई करता नहीं है इस सब भाई चीजों को। सड़क पे अनजान लोग कोई किसी के संग क्यों करेगा। एक बार को मान लिया कि किसी से कोई पुरानी रंजिश है तो उसने आके आपको ठोका, वो समझ में आता है, लेकिन एक अनजान आदमी जो आपको जानता ही नहीं है वो क्यों करेगा। उसके पास तो कोई इंटेंशन ही नहीं है ना करने का कि आपको इंसल्ट करना है या आपका नुकसान करना है। तो उस चीज को दिल पे मत लीजिए, उसको उसकी गलती मान के छोड़ दीजिए। कुछ चीजें हमें एग्जिस्टेंस के भरोसे भी छोड़नी पड़ती हैं, सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। जोड़ना चाहता हूँ, आप बिल्कुल सही पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अब देखिए, हम आज 2025 में आ गए हैं, तो एमजी रोड जो बनी थी संजय गांधी के टाइम पे बनी थी, ठीक है। उस समय के ट्रैफिक और आज के ट्रैफिक में हर साल लगभग लाख सवा लाख गाड़ियां रोड पे आती हैं, ठीक है। मान लीजिए चलिए 50,000 भी गाड़ी नहीं आ रही है तो डेली आ रही है, और प्लस जो शहर का दायरा था वो गांव के साथ टच कर चुका है, शहर गांव भी जो है शहर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो रोड हमारी वहीं की वहीं है जो संजय गांधी के टाइम में बनी थी, और ट्रैफिक हमारा इतना बढ़ चुका है कि आप सोच लीजिए कि क्या हालत है। तो ये छोटी छोटी चीजें कॉमन फैक्टर है, लेकिन क्या इंसान इन चीज को समझता नहीं है कि उसने मेरे को गाड़ी टच कर दी तो मेरे जानबूझ के इसने मारी है। अब या तो उससे पैसा वसूलने की कोशिश करेगा वो अल्टीमेटली, या उसका मारपीट करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कोई जानबूझ के नहीं है, आपके ज्यादा डेंट लगा है तो आप इंश्योरेंस से कवर लीजिए। अब टेंशन लेके पुलिस केस बनेगा तो दोनों के लिए दिक्कत होती है। तो हमारा तो ये कहना है कि अब देखिए मेट्रो का काम चल रहा है, जरा सी जगह रह गई, सड़क जरा सी रह गई है, उस पर भी उतनी गाड़ियां बड़ी मुश्किल से चल पा रही हैं। आपका पॉइंट ठीक था कि ऑफिस जाना है तो 10 मिनट पहले निकलिए की जगह 20 मिनट पहले निकलिए। भाई आप थोड़ा उस चीज को, जो फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में आएगी कि मैं अब नहीं पहुंच पाऊंगा टाइम से, वहां पंच करना है मेरे को, ऑफिस टाइम पे जाके सिस्टम पे पंच करना है, टाइम मेरा सैलरी कट जाएगी आधे दिन की, तो वो भी एक पॉइंट बन जाता है कि वो स्पीडली गाड़ी चलाता है तो इसकी स्पीड में कई बार नुकसान भी हो जाता है। कई बार गलती हमारी ही होती है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। ये सबको लगता है कि मेरा पहुंचना ज्यादा जरूरी है, मैं पहला, मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ, अगर मैं नहीं पहुंचा तो पूरी दुनिया की फंक्शनिंग रुक जाएगी। मैंने इसके लिए एक चीज बना रखी है, मैं जनरली कहता हूँ कि आगरा में जाम का, देखिए हर जगह शहर में लगते हैं जाम, इतने लगते हैं, लेकिन इतना नहीं लगता जितना आगरा में। आगरा में लोगों की क्या टेंडेंसी है कि मेरा टायर, अगला टायर किसी भी तरह से इसके बीच में पहुंच जाए, बस टायर पहुंचना चाहिए, उसके बाद चाहे मैं घंटे जाम में लगा रहा हूँ मेरे को कोई फर्क नहीं है। यदि वो टायर को उस समय पीछे कर लेगा जरा सा कि ये गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से, तो जाम मतलब लगना होगा लेकिन उतना लंबा नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, चारों तरफ से जाम लग गया, आप स्टैंड स्टिल हो गए। अब जब तक साइड नहीं खुलेंगी या ट्रैफिक पुलिस वाला आके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, तब एक लेन पे तो सामने से आने वाले का राइट है ना, जगह बनेगा, आपका राइट ही नहीं है। अब आप भी उसके जो सामने वाला चलेगा तो जाम में फंसेंगे। कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना उस प्रॉब्लम में। हाँ, उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। तो मैंने वही कहा कि मेरा टायर फंसना चाहिए, उसका चाहे घंटे जाम में फंसा रहा हूँ, मी फर्स्ट। तो ये बहुत गंदी टेंडेंसी है, ठीक है ना। तो एक रीजन इमोशनल रेगुलेशन भी है, लोगों को अपने इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं आता है। कई बार हमने लोगों के मुंह से ये चीज सुनी होगी कि देख तू ज्यादा मत कर, अगर तूने ये किया तो मैं ये कर दूंगा। अब ये कर दूंगा वाली लिमिट, मतलब उसको मालूम है ना कि ये मेरी लिमिट है, इसके बाद तो फिर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा तो मुझे नहीं करना चाहिए, तभी मैं वार्न कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो कर देगा, उसे मालूम है कि उसे नहीं करना है, यहाँ पे उसे पॉज ले लेना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कर देगा। तो ये लोगों में शीशा खोल तो बताता हूँ कंट्रोल। तो ये लोगों को मालूम तो है एक्चुअली कि ये मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा अगर मैंने क्रॉस कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो कर देते हैं। तो ये लैक ऑफ इमोशनल अवेयरनेस है। यदि उस सेंटिमेंट्स को आप 1, 2, 5 मिनट मतलब 1-2 मिनट के लिए भी रोक लेंगे अपने, 2-3 मिनट भी आपने इधर उधर देख लिया, आप कूल हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे। तो कहते हैं ना, सुसाइड जैसे पहले था, अब तो क्या सोशल मीडिया पे लोग डाल के सुसाइड करने लगे। पहले क्या होता था, एक फ्रिक्शनल सेकंड होता था, दिमाग में आता था कि मैं सुसाइड, यार ट्रेन आ रही है कूद जाऊं इसके आगे, एकदम से तो सुसाइड हो जाता है। फ्रिक्शन सेकंड का होता था। यदि वो 5 मिनट उसके दिमाग से निकल गए तो वो फिर निकल गए, फिर वो थोड़ा सा चेंज हो जाता था, किसी ने रोक लिया कैसे भी करके। तो अब वो क्या है कि अब थोड़ा पेशेंस नहीं रहा लोगों के अंदर, वो पेशेंस। एक जैसे अभी आपने भी ये चीज बोली थी कि गाड़ी वाले, एक्चुअली क्या होता है जब आप एक बड़े व्हीकल में बैठे हो और सामने 2 व्हीलर वाला है, साइकिल वाले हैं, तो उन लोगों के लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि एक सुपीरियोरिटी वाला वो आ जाता है कि मैं गाड़ी में हूँ, तो अगर कुछ गलत हुआ है तो इसी ने किया होगा, क्योंकि ये जरूर मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहता होगा। ये तो हम देखते हैं रेगुलरली, क्योंकि वो होता है, उसे मतलब ये कि पीछे जाम लग रहा है, वो उतरेगा, ऑटो वाले में 2-4 थप्पड़ धरेगा। हाँ। गलती उसकी नहीं है, अब ऑटो वाला भी क्या करे, जहाँ जगह है थोड़ी सी जगह है, वो जानबूझ के बड़ी गाड़ी में नहीं मारेगा, उसको ही मालूम है कि वो पावरफुल आदमी है,
तो बेचारा वो 700 रुपए कमाने वाला क्यों उसकी गाड़ी से पंगा लेगा। हाँ। वो उतरता उसमें 2-4 चांटे धरता, उसका सेटिस्फेक्शन रहता कि मेरे से मार लिया, हाँ। कि मेरी इस गाड़ी टच करी, मैंने से मार लिया, मैं खुश हो गया। लेकिन ये सब चीजें एक अच्छी नहीं है, समाज के लिए हाँ। जो है गलत संदेश जाता है। अब हो सकता है उसके सेंटीमेंट्स, ऑटो वाले के सेंटीमेंट्स फील हो जाए या बुरा लगे, जो भी है, ठीक है, वो उसकी थिंकिंग बाद में जाके क्या करे, क्या रियलाइज हो उस चीज को, अपनी ईगो बूस्ट कर ईगो बस, हाँ। ये चीजें और एक रीजन ये भी है, मतलब ये थोड़ा सा और साइकोलॉजिकल हो जाएगा, हर किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक रीजन ये भी है कि जब सामने से टू व्हीलर पे कोई इंसान हेलमेट लगा के निकल रहा है तो हमारा ब्रेन उसको ह्यूमन परसीव नहीं करता, क्योंकि उसने हेलमेट लगाया होता है। यूजुअली जब हम इंसानों को देखते हैं हमें शक्लें दिखाई देती हैं, तो हमारे ब्रेन को वो पैटर्न पता है कि जिसकी फेस दिखाई दे रहा है वो ह्यूमन है। हेलमेट में वो उनको इनह्यूमन समझता है, वो एक परसेप्शन आता है ब्रेन को, आगे से कवर भी हो जाता हाँ, है। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी उस वजह से भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उनको सामने से ऐसा लगता है कि ये मतलब इंसान नहीं है। हाँ, ये तो ये भी एक रीजन है साइकोलॉजिकल। ये रीजन ही है जो आपने आज पॉइंट हाँ। उठाए हैं, ये प्रैक्टिकली हम लोगों ने पिछले 8 साल से, जब से इस फील्ड में आए हैं, ऑलमोस्ट 8 साल मार्च में हो जाएंगे, तो ये सब चीजें हमने फेस करी हैं प्रैक्टिकली। तो अब कोई ऐसी चीज नहीं होती कि मैं पढ़ के आपको डिस्कस करूं, क्योंकि हर चीज प्रैक्टिकली सड़कों पे देखा है हमने, एक्सपीरियंस किया है, तो वो चीज आप डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत मतलब खुशी हुई कि इस टॉपिक पे सबसे पहला ही टॉपिक आपने इस पे उठाया है, जो कि एक बहुत नीड ऑफ द आवर्स जिसे कहते हैं वो है। आपने बिल्कुल सही बात करी, हमारी चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, और मैं इसमें एक जो है लीगल इंसाइट अपनी देना चाहती हूँ आप दोनों को और व्यूअर्स के साथ, कि लॉ बहुत क्लियर है एक चीज के लिए, कि जो टू व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, तो उस पर्सन की पूरी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो रोड पे उतरता है तो उसको बहुत सावधानी बरतनी है और उसको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, और ये इसमें कोई वो नहीं है, कोई छूट नहीं है, और ये एक स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी भी है। स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी मतलब कि ये एक उसकी ये लॉ है और एक लीगल मैंडेट है, कानून ने इसको एक नेसेसरी एलिमेंट माना हुआ है कि भाई जो चला रहा है और जो वो जिस तरीके से कार को चलाएगा या टू व्हीलर को चलाएगा, उससे अगर किसी को क्षति पहुंच रही है तो फिर उसका जो है कॉन्सिक्वेंस भी उसे ही भुगतना पड़ेगा। और अब मैं सुनील जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी नजरों में आपको क्या लगता है कि इम्पेशेंटली जो लोग कार चला रहे हैं या फिर ओवर स्पीड कर रहे हैं, तो कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा कॉमन है? एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, रोड रेज और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो हो रही है, तो आपकी नजरों में कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा कॉमन है? देखिए, जो फैक्टर्स तो खैर मेनली जो है इम्पेशेंस, कि इंसान के अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे एक बहुत बड़ा वो रीज़न है कि इंसान जल्दबाजी में कदम उठा लेता है और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस बात के होते हैं, वो भरने पड़ते हैं, हर एक को भरने पड़ते हैं, चाहे वो जल्दी भरे चाहे वो बाद में भरे। दिल्ली में एक एक्सीडेंट हुआ है, BMW लेडी चला रही थी धोला कुआं पे, उसमें आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक डिप्टी सेक्रेटरी की डेथ हुई। सरदार जी थे, बंगला साहब से निकल रहे थे वाइफ के साथ में, तो वो लेडी इतनी स्पीड में थी गाड़ी में कि वो अपनी मोटरसाइकिल पे थे, तो गाड़ी टकराने के बाद इतनी डिवाइडर टकरा के गाड़ी पलटी है, और वो सरदार जी थे, नवजोत नाम था उनका, तो उनकी डेथ हो गई इसमें ऑन द स्पॉट। अब उसमें देखिए क्या हुआ है कि अब ऑन द स्पॉट ही कहेंगे क्योंकि बिल्कुल में जान नहीं बची थी। उस लेडी ने क्या किया, उसका हस्बैंड भी गाड़ी में थे, ड्राइव लेडी कर रही थी, उस लेडी ने क्या किया कि उसके कोई मिलने वाले थे जो कि जिनका हॉस्पिटल लगभग 20 किलोमीटर दूर था। आपकी धौला कुआं पे देखें तो एम्स भी वही है, गंगाराम भी वही है, और द्वारका भी वही है, सारे हॉस्पिटल मेजर कम से कम 20 हॉस्पिटल 1 किलोमीटर के एरिया में है। उसने क्या किया कि सरदार जी को वहां ना ले जाके 19-20 किलोमीटर दूर ले गई, वो भी एक लोडिंग वाहन में लाद के, यूनी की एम्बुलेंस बुला लेती, कम से कम हो सकता है कि शायद जान थोड़ी बहुत होती तो शायद बच जाती। अब ऊपर वाले की थी, जिंदगी चली गई। तो एक फाइनेंस मिनिस्टर का सीनियर ऑफिसर जो कि 3 स्टेट्स 3 कंट्रीज को देखता था, वो एक गलती की वजह से वो बेचारा अपनी जान चला गया। उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची, जब उसने वो भी 6 घंटे गायब रही, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में 6 घंटे गायब रही। जब पुलिस ने तफ्तीश चालू करी तब ये मालूम चला कि लेडी ये थी, इसका ये था। फिर उसका मेडिकल टेस्ट हुआ, तो लेकिन ये नहीं हुआ कि वो क्योंकि सुबह का टाइम था तो किसी अल्कोहल उसमें नहीं थी। लेकिन एक इंसानियत के नाते यदि वो उसे बराबर में ले जाती तो अब उसकी वाइफ को भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जो कि 20 किलोमीटर दूर था। शायद वाइफ भी
बच गई, वो किस्मत अच्छी थी कि चलो डॉक्टरी ट्रीटमेंट में कुछ भी मिल गया। तो बाद में जब उनके बेटा था, करीब 21-22 साल का बेटा है उनका, तो फिर उसने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया उनको, अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। तो आप सोचिए दिल्ली धौला कुआं जैसी रोड पे जब कंजेस्टेड रहता है, इतना इतनी स्पीड में गाड़ी कि गाड़ी पलट गई और उसके नीचे बेचारे आ गए। तो ये इनह्यूमन भी होता है कि आप चलिए आपसे हो गया एक्सीडेंट, तो उसको कम से कम हॉस्पिटल में, तो नियर बाय हॉस्पिटल या एम्बुलेंस को बुला के उसको कम से एडमिट करा देते हैं। आप वहां से भाग गए और लोडिंग वाहन में उसको लेके बॉडी को, उसको जो भी बॉडी थी उस समय नहीं थी, जीवित था, लेकिन एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज थी, हार्टफेल्ट वाली न्यूज थी। मैं तो सभी यूथ से यही कहूंगा कि अपने अपने थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपने पेशेंट्स पे, और छोटी चीज बड़ी बनने में देर नहीं लगती है। शायद जरा सा गुस्सा उस समय को अवॉइड कर दिया जाए तो हो सकता है ये कल को आप दोनों के लिए शांति हो, आपके लिए भी। यदि मेरी किसी से लड़ाई होती है, कोई बात होती है, तो शायद मैं अगले एक हफ्ता टेंशन में रहूंगा कि वो दिमाग मेरा उस तरफ भी रहेगा, शायद वो पुलिस केस ना कर दे, शायद वो ये कोई कांड ना हो जाए, शायद मेरे साथ कल को वो वारदात ना कर दे, मैं अकेला जा रहा हूँ। तो सब चीज दिमाग में रहती है। तो ये सब थोड़ा सा इस चीज पे कंट्रोल करें तो हम एक अच्छे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, एक अच्छे समाज दें। आप समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमने ऐसे एक समाज को प्रेरित करें काम करने के लिए, जिससे कि कोई गलत काम ना हो आपके। ये मेरा एक था अपना पॉइंट। बहुत सही आपका पॉइंट था, और यही मैं अब दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, हम लोग चाहे ओवर स्पीड कर रहे हैं या हम इम्पेशेंट हो रहे हैं या हम ईगो में हैं और हमने कर दी रोड रेज, हमने रैश और नेग्लिजेंटली ड्राइव करके किसी को क्षति पहुंचा दी, तो उसके बाद हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इसका आपको लीगल कॉन्सिक्वेंस जो है वो भुगतना पड़ेगा, लीगल खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, जिसमें फाइनेंशियल पेनल्टी तो है ही, और ये संशोधन हो गया है मोटर व्हीकल एक्ट में, और अब फाइनेंशियल पेनल्टी काफी जो है बढ़ा दी गई है। 5,000, 10,000, 25,000 अलग अलग ऑफेंसेस के अलग अलग जो है फाइनेंशियल पेनल्टी है। प्लस जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनके साथ भी उनके लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं, लाइसेंस सस्पेंड हो रहे हैं, और अगर बच्चों को आप दे रहे हो तो बच्चों के पेरेंट्स के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस है। और अगर डेथ हो जाती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो उसमें भी फाइन भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है, और जो है इनको कॉम्पनसेशन भी देना पड़ता है। और अगर डेथ हो जाती है तो ये सबको पता होना चाहिए कि अगर किसी की भी रोड रेज में डेथ होती है तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है उसकी तो है ही जिसने करी है, और वो जो भाग जाता है ये रोड रेज करके, फिर फाइनली ट्रेस, पहले वो ट्रेस नहीं होता है, जब ट्रेस नहीं होता है तो एक स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में से 2 लाख रुपए तुरंत उस इंसान की डेथ के बाद देने होते हैं विक्टिम की फैमिली को। और जब वो पर्सन जिसने ये कृत्य किया है, जब वो पर्सन ट्रेस हो जाता है तो फिर वो पर्सन उसको फिर वो फंड में वो फाइनली रीइंबर्स कर देगा सरकार। तो सरकार इसमें पहले आती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि उनको सबकी रक्षा करनी है। और अगर कोई इस तरह से एक्सीडेंट में किसी की डेथ होती है तो कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। और अगर किसी को बहुत ज्यादा ग्रीवियस इंजरी होती है, फ्रैक्चर हो गए, कुछ बहुत बुरी तरीके से अगर उसको चोट आई है रोड एक्सीडेंट में ही, तो भी उसको हर्जाना वो क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन के रूप में गवर्नमेंट से। उसको 50,000 रुपीज मिलता है। अभी हाल फिलहाल, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी, आगरा के केसी जैन साहब थे एडवोकेट, उन्होंने ही फाइल किया था कि जो इंजर्ड है तो एटलीस्ट उनके लिए कैशलेस की व्यवस्था होनी चाहिए हॉस्पिटल में एडमिट होने समय, जिससे कि तुरंत यदि परिवार के पास पैसा नहीं है तो वहां उससे ट्रीटमेंट, उसकी जान ना जाए, तो कैशलेस ट्रीटमेंट करके गवर्नमेंट उसको करेगी। ये बहुत अच्छा पहल करी थी, बहुत अच्छी पहल करी है, तो दैट इज आल्सो वेरी गुड। तो ये कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि हमारे एवरी एक्शन हैज इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जोश में होश नहीं होना चाहिए किसी को भी। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बताए और सर ने भी बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस बताए, तो मैं अब आपको कुछ साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगी। जैसे कि कुछ एक सर ने बताए थे, वो भी साइकोलॉजिकल उसमें ही आते हैं। जैसे कि एक बार अगर किसी ने कोई चीज कर दी और उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिला है, वो छूट गया है उससे, तो वो उसका पैटर्न बन जाता है। जैसे आपने भी बोला कि रिपीट ऑफेंडर्स, कि आपने लीगल टर्म यूज किया, तो ये होता क्या है, जैसे सपोज मेरी किसी से लड़ाई हुई, मैं उस पर बहुत जोर से चिल्लाई और मेरे चिल्लाने से सामने वाला डर गया,
वो किसी भी रीजन से, या तो हो सकता है वो एज में मुझसे छोटा हो, या स्टेटस में मुझसे कम हो, या मैं अगर गाड़ी लेके चल रही हूँ वो टू व्हीलर पे है तो वो इस वजह से, इंफीरियोरिटी की वजह से, किसी भी रीजन से अगर वो मुझसे डर गया और वो चला गया बिना कुछ कहे, जबकि हो सकता है उसकी गलती ना भी हो, लेकिन मेरे को रिलीफ मिल गया उस चीज से, मैं जीत गई, तो ये मेरा कूपिंग मैकेनिज्म बन जाएगा। मैं हर बार यही करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे ब्रेन ने ये पैटर्न पकड़ लिया कि अगर मैं चिल्लाऊंगी किसी पे तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा क्योंकि मैं चिल्ला रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा लाउडली एक्सप्रेस कर रही हूँ तो मैं सही हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता बच्चे है। की बात मान लीजिए, अब घर में यदि बच्चे माँ बच्चे हाँ, के साथ लगातार कुछ नहीं कहेगी, बच्चा गलतियां करता रहेगा, हाँ, तो और गलती बढ़ती जाएगी। हाँ, यदि उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा तो शायद वो उतना ज्यादा नहीं एग्रेसिव हो पाए। तो ये पैटर्न हमारे इस तरह के बन जाते हैं, तो हम अपनी गलतियों को ही रिपीट करते जाते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो अभी यंगस्टर्स हैं वो लोग इस चीज को कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि किसी को टक्कर मारी या नहीं भी मारी तो गाली देके चले गए। अब वो गाली देके चले गए, उनको उस चीज के लिए किसी ने पनिश नहीं किया, किसी ने उनसे कुछ कहा ही नहीं, तो वो उस चीज को नॉर्मलाइज मान के करते रहते हैं। और जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने 10 लोगों को गाली दी तो उन 10 में से कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो दिल पे ले ले, जो वो हो सकता है कुछ अपने साथ गलत कर ले। कुछ लोग होता है कि बहुत ज्यादा दिल पे लग गई बात तो सुसाइड भी कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं अपने संग, या बीमार पड़ जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। बहुत कॉमन चीजें हो गई सब। हाँ, यू नेवर नो कौन इंसान किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसके दिमाग में कितना स्ट्रेस है। हमारे लाइफस्टाइल इस तरह के हो गए हैं कि हम सब लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल का नेचर अलग अलग है सबका, आदमियों को अलग है, औरतों को अलग है, घर में बैठने वालों को अलग है, काम करने वालों को अलग है, रिटायर्ड लोगों को अलग टेंशन है कि मैं घर में बैठ के क्या करूं। हाँ, जो औरत मतलब सपोज अगर कोई विडो है उसको अलग टेंशन है कि अब पति मर गया है, अब बहू बेटा अपनी लाइफ में बिजी हो गए, तो उससे भी अगर आपने राह चलते कुछ गलत बात बोल दी तो वो भी दिल पे ले जाएगी। तो और आदमी तो क्योंकि मेल ईगो उनका बहुत ज्यादा होता है, तो इसी केस में अगर हम किसी आदमी को कंपेयर करें, वो एक बुढ़ा आदमी जिसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, वो बेचारा सड़क पे जा रहा है और उसको कोई कुछ भी बोल के चलता बने, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ ही खत्म हो गई, लाइफ खत्म हो गई, पूरी लाइफ मैंने इतना स्ट्रगल किया, इतना सब कुछ मैंने किया, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। हमारी वो बंदा कहाँ से हो, कितनी मतलब फाइनेंशियली अपने अच्छा हो, लेकिन कंडीशंस कैसी हैं उसकी लाइफ में पहले की। और एक्चुअली हम लोगों का ना एक माइंडसेट बन गया है, हम लोगों की सक्सेस, उनका स्टेटस जो है ना, उससे जो हमने ब्लूप्रिंट जो बनाया हुआ है ना कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसका ओहदा बड़ा है, वही इंसान सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, जबकि ऐसा नहीं होता है। नहीं। कोई इंसान एक सीनियर बंदा है जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट करते होंगे, तो वो मन ही मन कहीं खुश होता होगा कि यार मैंने लाइफ में कुछ ऐसा किया है कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे कामों को याद करके खुश होंगे। और उसी को कोई बुरा बोल के चला जाए बिना किसी रीजन के, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब उसकी पूंजी चली गई उसके पास से। बिल्कुल, हम लोग काम करते हैं तो कोई देता है, लेकिन अमीर आदमी के पास तो पैसा है, अमीर आदमी के हाँ। पास पैसा है पूंजी के नाम पे, लेकिन एक मिडिल क्लास या गरीब आदमी जिसने जिसने दुआएं कमाई हैं, जिसने लोगों के दिल जीते हैं, तो उसके लिए तो उसकी पूंजी गई। ये आपने बिल्कुल सही कहा, जब फाइनेंशियल मैटर आते हैं ना, जो अपर क्लास आता था, तो उनका नेचर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। तो वो कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, उनमें शायद पेशेंस की कमी हो चुकी है, इमोशंस नहीं है, कम मतलब खत्म से मान लीजिए आप, क्योंकि पैसे ने इतनी अहमियत ले ली है कि हर चीज के लिए पैसा। इमोशंस में मतलब आप रिलेशनशिप की बात कर लीजिए तो पैसा है तो शादी भी आसानी से हो रही है, तलाक भी आसानी से हो रहा है। बिल्कुल। तो बच्चों की पढ़ाई पे भी अच्छे कॉलेज में भेज दिया, ये भले ही नहीं देखा कि बच्चा पढ़ भी रहा है ठीक से कि नहीं। अ हाईली एजुकेटेड पर्सन इज नॉट अ वेल एजुकेटेड पर्सन। एग्जैक्टली। आप देखिए कि आप टोटल देखिए, यूपीएससी जो होता है एग्जाम होते हैं, आईएएस आईएएस आईपीएस के लिए, तो उसमें ज्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे निकलते हैं। आपने देखा होगा बिहार से मैक्सिमम बच्चा आता है जो ये एग्जाम क्लियर करता है। तो जरूरी नहीं कि हायर स्कूल्स में जाके, मतलब एक हायर उसमें फी पे स्कूल में जाके आप वहां से निकालेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है, जो वहां के बच्चे निकलते हैं, शायद मैं बुरा ना मानिए मेरी बात को, लेकिन वो उतने ज्यादा सोसाइटी में स्टैंडर्ड नहीं रखते।
वो उनका बात करने का लहजा, उनका काम करने का लहजा बिल्कुल अलग अलग होता होता है। और जो एक मिडिल क्लास से बच्चा निकलता है उसे मालूम है कि मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया हुआ है, तो मुझे हर चीज वो देख के चलनी है जिससे मैं आने वाले टाइम में इनके लिए एक सहारा बन सकूं। फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल बहुत होते जल्दी हैं, अडेप्ट कर लेते हैं बिल्कुल चीजों को। बिल्कुल। और हाँ, जमीन से जुड़े जिसे कहते हैं, उनके सॉल्यूशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बिल्कुल। उन लोगों ने स्ट्रगल करके सीखा होता है। स्ट्रगल और करके उनके बच्चे भी ऐसे होते हैं, मतलब वो अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि आपको लाइफ में स्ट्रगल करके अपनी गलतियों से सीखना है। और अमीर लोगों के जो बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, गलती करी चल कोई बात नहीं, कोई नहीं, पैसे देके निपटा देंगे। ये तो बच्चों के लिए गलती नहीं रह जाती ना। और टाइम भी नहीं है, हाँ। बड़े वालों पे टाइम भी नहीं है बिल्कुल भी। बहुत मैटर करता है कि आप दूसरे के संग कैसे बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको घर में जो सिखाया जा रहा है वो आप दूसरों के संग दिखाते हैं। भाई आपको अल्टीमेटली सोसाइटी में ही रहना है कल हाँ। को, यदि पेरेंट्स आज नहीं तो कल तो जाएंगे, क्योंकि अमर होने हाँ। कोई आया नहीं है जिंदगी में, तो अल्टीमेटली आपको उसी सोसाइटी में रहना है, उस सोसाइटी के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। ये सब चीजें काउंट करती नहीं, हैं। और मुझे ऐसा लगता है चाहे एक अमीर माँ बाप हो या गरीब माँ बाप हो या कोई भी हो, जब एक इंसान अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करता है और जब वो देखता है कि वो एक अच्छे डेजिग्नेशन पे है, तो कोई भी माँ बाप, इनफैक्ट वो हाई क्लास वाला हाँ, पेरेंट्स बिल्कुल, भी कोई नहीं। ये नहीं सुनना चाहेगा कि लोग उसके बेटे या बेटी के बारे में बुरा बोले। तो जब वो सुनते हैं ना, वो ठीक है कि पैसे के बेस पे वो उस चीज को आई गई कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दिल में कहीं एक अनसेटिस्फेक्शन तो रहता ही है। देखिए वो कि रहता नहीं। है, क्योंकि अब उनको ये भी रियलाइज होता है कि शायद मैं उस समय उसको टाइम दिया होता है, शायद मैंने उसको और टोका होता है उस समय, वो चीजें उस समय तब रोका होती रियलाइज है होती है जब कोई उनके मिसहैपनिंग संग हो कुछ जाती ऐसा है, होता है, जब कोई उनके बच्चे मिसहैपनिंग, कोई उनके मतलब संग कुछ ऐसा करते हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि सपोज हम लोग जैम में खड़े हैं, पीछे से हॉकिंग हो रही है, लोग कट ऑफ कर रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप एक स्टेबल जगह पे खड़े हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो ना, गाड़ी में बैठे ही हो। आप सिर्फ हॉर्न दबा रहे, क्या मतलब है? हाँ, लेकिन आप अपने आप को तो शांत रख सकते हो, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। क्योंकि जो वो एंगर का जो साइकिल बनता है, उसको अगर आपने ब्रेक कर दिया, उसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। काम एंड स्लो ब्रीदिंग करिए, तो आप अपना गुस्सा जो है डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे। और हो सके तो गाड़ी में हम लोग ज्यादातर लाउड म्यूजिक, वो डांस वाला म्यूजिक चलाते हैं, वो नहीं चलाना चाहिए। गाड़ी में हमेशा काम म्यूजिक चलाना चाहिए, या फिर कोई पॉडकास्ट लगा लीजिए, कोई मीनिंगफुल कन्वर्सेशन सुन लीजिए, जिससे आपको एक मोटिवेशनल स्पिरिट आए, एक अच्छी सी नेगेटिव वाइब्स आए, फीलिंग ना आए। पॉजिटिव वाइब्स आए, हाँ। आपको लगे। छोटा सा पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जैसे आपने हॉकिंग की, हाँ। तो हॉर्न वाला लगातार बजाते हैं, तो ये बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। जैसे अब खाली जीप है, किसी ऑफिसर की जीप है या किसी उसकी गाड़ी है, वो क्या करेगा, अपना हूटर बजाना चालू कर देगा। तो कई बार तो मैंने खुद गाड़ी रोक के, क्योंकि मेरे पास अब जब तक ट्रैफिक में इतना आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस हो जाता है, मैं भी डर जाता हूँ कि क्यों बजा रहे हो तुम यार। अथॉरिटी भी आ गई है ना, अथॉरिटी आ गई, मेरे पास पावर है कि कोई बोले सही मुझसे, तो कोई बोले तो फिर मैं उनसे रोक के कहता हूँ मैं हूटर बजा क्यों रहे हो, यहाँ कौन है, कैसे निकलोगे आप, गाड़ी ऊपर से निकालोगे क्या, जाम लगा हुआ है, हूटर आप दिए जा रहे हो, और सेकेंडरी इसमें ऑफिसर नहीं बैठा हुआ है, कंसर्न पर्सन नहीं बैठा हुआ है। भी यदि कोई डीआईजी या एसएसपी एसपी से कोई भी निकलता है, एसीपी, तो वो हूटर हम लोग अवॉइड करते थे। जबकि पुलिस कमिश्नर निकल रहा हो तो पुलिस वालों की जान अटक जाती है कि वो पीछे से उन्हें मिल जाता है कि पुलिस कमिश्नर साहब आ रहे हैं, तो थोड़ा सा निकाला जाए इनको। तो अच्छा ठीक है, उनके ऑनर के उसके क्या कहते हैं पोस्ट के हिसाब से उनका ऑनर बनता है। लेकिन आप खाली सड़क पे हूटर बजाए जा रहे हैं, हॉर्न दिए जा रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, बिल्कुल भी वो होना भी नहीं चाहिए। खाली एम्बुलेंस हॉर्न बजा के निकल रही है, फायदा उठा रही है, और एम्बुलेंस के पीछे 4 लोग निकल जाते हैं कि मैं एम्बुलेंस के साथ में हूँ, एम्बुलेंस के साथ इशारा करते हुए जाते हैं हम इनके साथ हैं। इस चीज से तो मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, जैसे हम भी वीकेंड पे निकलते हैं, बहुत ट्रैफिक में फंसे हो, पीछे से बजाए जा रहे हैं, हॉर्न बजाए जा रहे हैं, भाई आगे जगह ही नहीं है, तो मुझे क्यों मेरा नॉइस पोल्यूशन करके क्यों मेरे कान को तकलीफ दे रहे हो। तो मुझे भी गुस्सा आता है कई बार, तो 1-2 बार तो मैंने भी बोला भाई हमारी गाड़ी में फ्लाइंग गियर नहीं है, हम नहीं जा सकते उड़ के। तो वही मेरा मतलब वही था कि कहाँ आप निकालेंगे, हवाई जहाज निकालेंगे इसके ऊपर से, निकालना से निकाल लीजिए, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे बड़ा प्रिवेंटिव मेजर जो मैंने पहले भी बोला कि टाइम का मार्जिन लेके चलिए, क्योंकि कहाँ पे आपके संग क्या सिचुएशन आ जाए आपको नहीं पता। अब हम आगरा की बात ले लें तो मेट्रो का काम चल रहा है, तो हर चौराहे पे जाम रहता है ना। तो मुझे नहीं लगता कि हम अगर ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे 10 बजे कहीं पहुंचना और मैं 9:45 बजे अपने घर से निकल रही हूँ तो मैं पहुंच जाऊंगी, तो मुझे आई थिंक 9:15 बजे निकलने की जरूरत है। मुझे अपने टाइम को मैनेज करने की जरूरत है, ताकि मेरा एंगर मैनेज्ड रहे। भाई वो आपका सुबह के टाइम रहेगा तो पूरा दिन आपका अच्छा निकलेगा, पॉजिटिव वाइब के साथ निकलेगा।
तो ये चीजें, थोड़ी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें भी बहुत सारे चेंजेस हाँ। लाती है जिंदगी में। और एक चीज और कि अगर आप अपने घर से किसी बात पे किसी से नाराज होकर निकल रहे हैं तो उसको वहीं छोड़ के निकलिए, क्योंकि आप जिससे भी लड़के जा रहे हैं, चाहे आपकी बीवी है, आपकी माँ है, आपका बच्चा है, किसी से भी अगर आपकी कोई बात हो गई है, आप घर से निकल रहे हैं, तो वो आपको शाम को जाएंगे तो वहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर रोड पे निकले, आपके संग गुस्से में कोई मिसहैपनिंग हो गई, आपने तेज चलाने लग गए, हाँ, गुस्से में आके तेज चलाने लग गए हाँ, गाड़ी को, आपने ही कोई गलती कर दी और आप अपनी जान से चले गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो नुकसान भी उन्हीं लोगों को होने वाला है। बिल्कुल। तो अपने को बचाना भी हमारी ही ड्यूटी है, तो इसके लिए हम सिर्फ अपने ही एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे से एक्सपेक्ट करना बेकार है। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। बाकी आप कुछ लीगल प्रिवेंटिव मेजर्स बताना जगह चाहेंगे? जगह लिखा रहता है ना, अपने सामान की रक्षा खुद करें। हाँ। तो अपने मेंटल लेवल का भी अपना खुद का ध्यान रखें। मेरे हिसाब से कुछ लीगल प्रिवेंशंस जो आपको लेने चाहिए, जो बहुत ही जनरल है, जनरल भी है, वो ये है कि अगर आप निकल रहे हैं ड्राइव करने के लिए, तो आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स, आपके पीयूसी वगैरह जो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स है, वो होने चाहिए। आपके पास अगर हार्ड कॉपी फॉर्मेट में नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में अपने फोन्स में रखिए। फिर दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल बड़ी कॉमन है, जो दिख जाती है, दैट एवरी सेकंड पर्सन इज ऑन फोन, या फिर उसने लगाए हुए एयरडोप्स लगाए हुए, और वो जो है बस बाय द वे ऐसे ही इसको बड़ा कैजुअल समझ रहा है ड्राइविंग को, और वो ऐसे ही रोड पे निकल जाते हैं। तो प्लीज अवॉइड इट। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल है जो आपको लेनी है, तो प्लीज कार को या व्हीकल को साइड पे रख के बात कीजिए। डोंट टेक्स्ट एंड डोंट सी योर सेल फोन व्हाइल यू आर ड्राइविंग। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। प्लस एक और चीज है कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए हैं और हम लोगों ने रेस्ट नहीं करा, इफ वी आर स्लीपी, तो हमें कभी ट्रैवल या ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। यू आर बाउंड टू गेट इनटू सम एक्सीडेंट और कॉज सम एक्सीडेंट, वो चीज ध्यान रखिए। प्लस आपके जो व्हीकल्स है वो इंश्योर्ड होने चाहिए, नंबर प्लेट ठीक होनी चाहिए, और सारे ट्रैफिक के नॉर्म्स फॉलो कीजिए। थोड़ा सा जब स्कूल्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कोई सीनियर सिटीजन अगर रोड क्रॉस कर रहा है, प्लीज स्लो डाउन योर कार। थोड़ा सा सेंसिटिव अगर आप होंगे तो उससे बुरा नहीं हो जाएगा। अगर कोई 4 व्हीलर वाले हैं, अगर वो पेडेस्ट्रियंस का और साइकिलिस्ट का रिस्पेक्ट करेंगे तो वो छोटे नहीं हो जाएंगे। तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, एवरीबडी इज पर्सन, इस चीज का आप हमेशा ख्याल रखिए। और जो है, मुझे तो लगता है कि दुर्घटना से देर बची, सावधानी आपको रखनी चाहिए। और मैं बस ये मैंने एक छोटा सा नोट लिखा था, वो मैं पढ़ना चाह रही थी आप सबके लिए, कि जो हमें लाइसेंस मिला है ड्राइव करने का, ये हमारी एक लीगल प्रिविलेज नहीं है। हम लोग सोचते थे हमको प्रिविलेज मिल गई कि हम लोग लाइसेंस है, हम कैसे भी कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं भाई, इसके साथ साथ ये आपका राइट है, पर इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी आपकी है। बहुत खूब। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने फ्रीडम को, अपने ही नहीं, जो दूसरे और रोड यूजर्स हैं उनकी भी फ्रीडम का आप सेफगार्ड कर सकते हैं, और रिस्पेक्ट कीजिए। और यहीं पे हम अपने पॉडकास्ट को जो है कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं, कंक्लूड करते हैं। एंड आई थैंक मिस्टर सुनील खेत्रपाल जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड ऑन बिहाफ ऑफ भावना, कि आपने अपने व्यूज दिए, इंसाइट दिए, अपने एक्सपीरियंस दिए, और हमारे ऑडियंस को आज बहुत अवेयर किया है रोड रेज के टॉपिक पे। तो थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। बस जाते जाते एक बात कहूंगा जो आपने कभी कही, वो लास्ट में, वो बहुत मेजर पॉइंट था कि मोबाइल बहुत सारे एक्सीडेंट्स का कारण है। और दूसरा आपने एक पॉइंट उठाया जो नींद का, ये आपने अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर होने वाली है, हो गई है, कि रात में 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो एक्सप्रेस वे पे गाड़ियां चलती हैं, इनको अवॉइड करा जाए, चलाने से रोका जाए। क्योंकि आप दिन में कितना भी काम कर लें, लेकिन रात भर आप जागने के बाद में सुबह 3:30-4 बजे के बाद आपको नींद आनी ही आनी है, कोई इसमें कर नहीं सकता। खासकर गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, रास्ते में रास्ता सुनसान होता है, कोई आप में सिर्फ अपने एक्सीलेटर और स्टीयरिंग पे ध्यान होता है, तो झपकी आ जाती है। और ज्यादातर उसमें झपकी में क्या होता है कि जनरल एक्सीडेंट, जो इस टाइप के एक्सीडेंट होते हैं, इसमें कैजुअलिटीज की नंबर ऑफ कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। अभी कल ही एक फैमिली, 7 लोग फैमिली के, सुबह 6 बजे की बात है, गाड़ी रोड से हट के नीचे अंडरपास में चली गई, उसमें पानी भरा हुआ था। अब रात में गाड़ी गिरी है, सुबह मतलब अंधेरा था उस समय तक जब गाड़ी गिरी है, तो कुछ लोगों को मालूम नहीं था कि पानी में गाड़ी गिरी पड़ी है। उसे 6 घंटे बाद लोगों ने रियलाइज किया कि इसमें गाड़ी गिर गई है अंदर,
जब लोगों ने निकले होंगे उधर से देखा होगा तो गाड़ी नीचे गिरी हुई थी अंडरपास में, पानी भरा हुआ था, क्योंकि उसमें 7 लोगों की डेथ हुई है, पूरी फैमिली खत्म हुई है उसमें। तो ये सब एक झपकी का कारण था कि ये हुआ। तो इसलिए एक 2 सलाह है बस, मोबाइल यूज करते हुए तो साइड में गाड़ी लगाइए और दूसरों की जान से मत खेलिए और अपनी जान की, अपने परिवार की सुरक्षा करें। सेकेंडली कि गाड़ी रात में कैसे भी करके, यदि आप 3 बजे के बहुत अर्जेंस है तो ही निकलिए, नहीं तो गाड़ी को साइड में लगाइए, किसी नियर बाई होटल में अपना रुकिए और सुबह फ्रेश होकर दोबारा से ड्राइव करिए। आपकी जान आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है। तो ये सब चीजें बहुत बढ़िया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए, और बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, सीखी, क्योंकि हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखता है कहीं आने से। तो वही मेरे साथ है, मैं भी सीख रहा हूँ सब चीजें प्रैक्टिकल सड़कों पे काम करके, प्लस आप जैसों के साथ मिलकर। थैंक यू सो मच भावना जी, नम्रता जी, थैंक यू सो मच।